हाँ, तो बच्चों साझेदारी की जो परिभाषा की हम बात कर रहे हैं 1932, और इसे एक धारा के द्वारा भी आपको बताया जाता है, धारा 4। तो हमेशा जब भी आप परिभाषा को नोट करें, जैसा मैंने अभी आप सबसे रिक्वेस्ट की है कि आप अपनी एक नोटबुक उठाएं, एक पेन रखें, ताकि जो आप सुन रहे हैं सुनने के साथ साथ उसको नोट डाउन भी करते चलें, तो आपको एक ही बार में इस प्रश्न का उत्तर याद हो जाएगा। जैसा भी आपको बताया हमने कि बोर्ड परीक्षा में ये 2 नंबर के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन होता है, साझेदारी की परिभाषा को स्पष्ट कीजिए। तो बच्चों हमेशा ध्यान रखिएगा, वैसे तो बहुत सारे विद्वानों ने अपनी अपनी परिभाषाओं से साझेदारी शब्द को परिभाषित किया है, जैसे प्रोफेसर किम्बॉल ने किया है, हैने ने किया है, लेकिन आपको जब किसी भी चीज़ के बारे में डायरेक्टली ना पूछा जाए तो आपको हमेशा साझेदारी अधिनियम का ही उपयोग करना होगा। तो हम कहाँ से शुरुआत करेंगे परिभाषा को लिखने की? भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 धारा 4 के अनुसार। और धारा 4 के अनुसार जब हम यहाँ लिखेंगे तो इसे कंप्लीट वर्ड देना है। कंप्लीट वर्ड कैसे दोगे बेटा? भारतीय साझेदारी अधिनियम, ये आपको लिखना अनिवार्य होगा। 1932 में बनना है और अंडर सेक्शन 4। धारा 4 के अनुसार क्या कहते हैं? साझेदार, जैसे अभी आपने समझा कि साझेदार ऐसा व्यक्ति होता है जो किसी व्यापार को संचालित करने के लिए अन्य व्यक्ति के साथ शामिल होकर व्यापार को चलाता है, राइट। तो जब व्यापार को चलाएगा तो वो जो दो व्यक्ति हैं, 3 हैं, उनकी शर्तें अभी हम पढ़ेंगे कि किस तरह से शर्तों के अंतर्गत हमें साझेदारों को शामिल करना होता है। तो साझेदारी उन व्यक्तियों का पारस्परिक संबंध है, यानी एक म्यूचुअल एग्रीमेंट होता है, आपस में समझौता होता है, बात को तय कर लेते हैं कि हमें आपस में मिलकर इस प्रकार के व्यवसाय को संचालित करना है। तो बच्चों हमारी परिभाषा का सेंटेंस कैसा हो गया कि भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 4 के अनुसार साझेदारी उन व्यक्तियों के बीच या पारस्परिक संबंध है जो किसी ऐसे व्यवसाय को लाभालाभ बांटने के लिए उन सबके द्वारा या उनमें से किसी एक के द्वारा सहमत होते हैं। अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड आ गया आपको समझने के लिए, और आपको रटना नहीं है, ये ध्यान से समझिएगा परिभाषा, और जब आप समझ जाएंगे तो आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगी। हमने क्या शब्द बोला है? उन सब के द्वारा या उन सब में से किसी एक के द्वारा संचालित व्यापार का लाभालाभ। बच्चों लाभालाभ जो शब्द है ना, उसमें लाभ भी है और हानि भी है, दोनों शब्द छुपे हुए हैं। तो हो सकता है ना व्यापार में लाभ हो या ना हो, या हानि हो जाए, या बिल्कुल बैलेंस्ड, देयर इज़ नो प्रॉफिट नो लॉस की सिचुएशन हो। तो ऐसी स्थिति में जब हम लाभालाभ को बांटते हैं और उसके लिए हम एग्री हो जाते हैं कि हाँ भाई सहमत हैं, जैसा बट रहा है वो ओके सही है, वो इक्वल है अनइक्वल है, वो हम सब शर्तों के अंतर्गत देखेंगे। तो जब हम बात कर रहे हैं 1932 की और उन सब के द्वारा, तो यहाँ पर हम वापस आते हैं ए और बी सी 3 पार्टनर के बारे में। जैसा मैंने अभी आपको समझाया था, वो शर्त ये कह रहे हैं इन सब के द्वारा, मतलब सबकी सहमति हो, या इन सब ने आपस में डिसाइड कर लिया किसी एक के द्वारा कि भाई हाँ ए हमारी तरफ से लीड करेगा। तो ये परिभाषा में वो शब्द आए हैं। तो अब एक बार सबको याद हो गई होगी परिभाषा, मैं एक बार दोहरा देती हूँ। भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 4 के अनुसार साझेदारी उन व्यक्तियों का पारस्परिक संबंध है जो किसी ऐसे व्यापार के लाभालाभ को बांटने के लिए उन सबके द्वारा या उन सब में से किसी एक के द्वारा सहमति होती है। ओके, तो ये आपकी एक परिभाषा होती है। अब हम परिभाषा के आगे जब हम चलते हैं तो हमें उसके लक्षण भी पता होना चाहिए बच्चों, जिन्हें हम कहते हैं विशेषताएं। और विशेषताओं में भी एक क्वेश्चन आ जाता है, 3rd नंबर का हम प्रश्न लिख रहे हैं यहाँ पर, कैरेक्टरिस्टिक्स, जिसे कहते हैं विशेषताएं या लक्षण भी बोल सकते हैं, दोनों चीज़ें एक ही हैं।
अब देखो, ये कोई बहुत अलग से चीजें नहीं आती हैं, ये लक्षण भी हमारे इसी में से निकलते हैं जो आपने परिभाषा को समझ रखा है। परिभाषा के अंतर्गत आपने पढ़ा कि कम से कम वहाँ 2 व्यक्ति तो हों। एक तो हमारे एकाकी व्यापार में होता है, जैसे एक शामिल हुआ तो कम से कम 2 व्यक्ति की शर्त हो गई। तो सबसे पहला लक्षण तो यही बन जाता है बच्चों कि कम से कम 2 पर्सन यानी एटलीस्ट 2 पर्सन हो। अब मैक्सिमम की बात आती है, तो मैक्सिमम जो हमारा अधिनियम बना है 2013 का, जो अमेंडमेंट यानी संशोधित अधिनियम तो हमारा पहले बन चुका है, लेकिन जब कभी हमें रिक्वायर्ड होती है, ज़रूरत होती है, आवश्यकता अनुसार हमारे अधिनियम नियमों में परिवर्तन होता रहता है। तो इन परिवर्तनों को हम संशोधित नियम के आधार पर जानते हैं। तो संशोधित नियम जो 2013 है उसमें शर्त रखी गई है कि कम से कम 2 व्यक्ति हों और अधिकतम 50 हो। तो ये शर्त अब आपको याद रखना है, ये आपका पहला कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया, कम से कम 2 व्यक्ति हो। अब देखो, दूसरी एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि भाई जो हम व्यापार कर रहे हैं साझेदारी का, वो साझेदारी व्यापार वैधानिक हो, लीगल हो। लीगल क्यों कह रहे हैं कि भाई जब 2 दोस्त, 2 भाई, पिता पुत्र मिलकर किसी काम को करना चाहते हैं तो उस काम को करने के लिए उनकी आपस की सहमति तो हो, पर जो कार्य कर रहे हैं वो वैधानिक रूप से सही हो। ऐसा ना हो कि कोई 2 दोस्त मिलकर बात कर रहे हो कि चलो आज हमें मिलकर ये एक ऐसा काम करना है व्यापार के रूप में कि चोरी करेंगे। तो इट्स नॉट द प्रॉपर वे, ये कोई तरीका नहीं है व्यापार करने का। तो हमारी पहली शर्त है कम से कम 2 व्यक्ति हों, अधिकतम 50 हों। दूसरी शर्त यानी लक्षण हो गए हमारे कि वैधानिक व्यापार हो। अब हम और आते हैं आगे हमारे थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स पर। वो ये कहते हैं जब हम व्यापार को चला रहे हैं तो चलाने के बाद जो अंतिम परिणाम है वो लाभालाभ का होगा, लाभ अथवा हानि का। तो उसे बांटने के लिए भी तो तैयार होना चाहिए। तो जो लाभ बांटने का अधिकार है या प्राप्त करने का अधिकार है वो समस्त साझेदारों को होगा, तो उसे कहते हैं लाभालाभ वितरण। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है। अब एक आता है असीमित उत्तरदायित्व। असीमित उत्तरदायित्व से आप क्या समझ रहे हो कि ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी जब कभी फर्म को लाभ हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है भाई, हम सब लेंगे, लेकिन कभी ऐसी परिस्थिति आ जाए कि हमारी फर्म को हानि हो गई है। अभी हम जो एक फर्म नया शब्द बोल रहे हैं ना, आपको ये भी समझना चाहिए कि जब हम व्यक्तियों से बात कर रहे हैं, ए व्यक्ति है साझेदार, बी व्यक्ति है साझेदार, सी है साझेदार, लेकिन जब ये तीनों मिलकर किसी में काम कर रहे हैं तो उसे हम फर्म का नाम देते हैं। तो अब हम बात कर रहे हैं कि यदि फर्म को लाभ होने के बाद किसी अन्य वर्ष में या अगले वर्ष में हानि हो जाती है तो ऐसी परिस्थिति में उस फर्म के जितने साझेदार हैं उन सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको वहन करें, उसका अधिकार रखें कि हानि को किस ढंग से वहन करना है। तो एक ऐसा असीमित उत्तरदायित्व भी आपका एक लक्षण का रूप होता है। तो बच्चों इस तरह से आपको विशेषताओं को पढ़ना होगा। अब हम और आगे बढ़ते हैं हमारे साझेदारी की थ्योरी पर कि हमने मीनिंग देखा, डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स। अब हम ये जानेंगे कि भाई ये जो साझेदार हैं इनको कुछ अधिकार भी तो मिल रहे हैं कि नहीं फर्म में। तो कैसे राइट्स हैं? वो कहते हैं कि सबसे पहले तो भाई हमको लाभ मिलने का अधिकार होना चाहिए। जितनी आप अकाउंट बुक बना रहे हैं, चाहे वो कैश बुक हो, लेजर हो, अकाउंटिंग हो, कुछ भी हो, वो सब हमें देखने का अधिकार होना चाहिए। हमें पार्टिसिपेट करने का अधिकार होना चाहिए कि हमारी फर्म में यदि हमने कैश लगाया है और बी ने नहीं भी लगाया है, लेकिन हमने बताया था कि वो ज्ञान और कुशलता के आधार पर उसको शामिल किया था, तो ऐसे व्यक्ति को भी पूरा अधिकार प्राप्त होना चाहिए कि वो अपनी अकाउंटिंग चेक कर सके, अपना पार्टिसिपेशन रख सके, अपना रोल
प्रे का मतलब है कि आप क्या करना चाहते हैं, कौन सी नीति, क्या नियम, किस तरह का सल्लेख की बातें, वो सबके अधिकार उन साझेदार के होते हैं। तो एक ये छोटा सा प्रश्न भी आप सबको याद करना होगा, और मुझे मालूम है कि आप सब एक एक करके नोट करते जा रहे हैं, क्योंकि नोट करने से आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएगा। अब हम आते हैं बच्चों हमारे बहुत आगे की जो महत्वपूर्ण पार्ट है, कहना चाहिए साझेदारी तो है, लेकिन इस साझेदारी अब किस आधार पर चले। कितनी साधारण सी बात है, जब हम कोई भी काम करते हैं तो उसके लिए कुछ नियम बना लेते हैं। जैसे अब आप सब पढ़ रहे होंगे तो आपने नियम बना लिया होगा कि मुझे इतने बजे उठना है, इतने बजे पढ़ना है, और इस ढंग से लिख कर याद करना है, पॉइंट्स को इस तरह से डिस्क्राइब करना है। कुछ नॉर्म्स हैं, कुछ नियम हैं, कुछ शर्तें हैं। बस उन्हीं शर्तों का उल्लेख हमारे साझेदारी व्यापार में भी किया जाता है। उसे हम नाम देते हैं सल्लेख का। तो बच्चों यहाँ सल्लेख को हम डीड के नाम से जानते हैं। अब इसके कई नाम हैं हिंदी में, सल्लेख बोल सकते हैं, समझौता, अनुबंध, ठहराव, ये सब एक ही बातें हैं। बस समझना आपको सरल भाषा में कि साझेदारी सल्लेख लिखित या मौखिक कुछ भी हो सकता है। अब आप कल्पना कीजिए, आप दो भाई हैं और आपको व्यापार करना है, तो आपने तय कर लिया भाई मैंने इतना कैश लगाया, इतना लगाया, इस तरह से तुम्हें बाहर का काम देखना है, मैं प्रोडक्शन यूनिट को देख लूँगा, पैकेजिंग है, फिर सप्लाई है, फिर सेल है, फिर आपको कितना अर्न हो रहा है, ये सब का लेखा जोखा आपका सी पार्टनर देखेगा। तो ये जो बोल दिया हमने वो समझौता तो है, लेकिन कैसा है बच्चों? मौखिक, ओरल। और दूसरा होता है लिखित। दोनों में अंतर है, एक हमने बोल के नियम बना दिए, ठीक है, एक हम लिख के बना रहे हैं। तो अब कितना बड़ा अंतर है। हमने मान लीजिए मौखिक बनाए और हमें लगातार फर्म को लाभ होने लगा, तो एक समय ऐसा आता है कि बी पार्टनर को लगता है भाई सारा क्रेडिट तो हमारा ही है इसमें, क्योंकि हमें ही व्यवहार कुशलता है, हमारे पास ही ज्ञान है, हमारे पास ही अनुभव है, हम ही बाहर का सेल देखते हैं, ये केवल प्रोडक्शन यूनिट पे ध्यान देते हैं। तो इसका मतलब है ये नहीं कि सिंगल पार्टनर के हिस्से में पूरा लाभ चला जाए। तो ये मौखिक जो समझौते होते हैं ना, ये कहीं ना कहीं आगे लीगली तौर पर एविडेंस के रूप में नहीं आ पाते हैं कि एक सबूत हो, प्रूफ हो। तो उसके लिए प्रयास होता है कि हम एक ऐसे समझौते को प्राथमिकता दें जो लिखित हो, जिसमें हम पहले से नियमों का उल्लेख कर लें। अब ये साझेदारी सल्लेख के नियम कैसे होते हैं, तो ये भी आपको जानना ज़रूरी है। तो सबसे पहले तो वो अपने सल्लेख में कुछ ऐसे कंटेंट लिख लेते हैं जो सारी चीज़ों को दर्शाते हैं। जैसे सल्लेख की कुछ बातें हैं, वो बताएंगे कि फर्म का नाम क्या होगा। स्वाभाविक है, नाम पता होना चाहिए। जब हमने फर्म बनाई है तो उसका एक नाम भी रखिए। जैसे हमारे नाम है, हमारा नामकरण किया गया, वैसे ही फर्म का भी नाम कीजिए। फर्म का पता बताइए, हमारे साझेदारों के नाम और पते होने चाहिए, उसमें किसने कितनी पूंजी को विनियोजित किया है वो होना चाहिए। अब जब पूंजी लगाओगे तो ये तो आपको पता ही है, जब हम पूंजी विनियोजित करते हैं तो व्यापार चूंकि एक प्रतिनिधित्व का काम कर रहा है जैसे साझेदार, तो वो अपनी तरफ से पूंजी, लगाई गई पूंजी पर ब्याज देती है फर्म। तो ये जो पूंजी पर ब्याज है इसका भी उल्लेख सल्लेख में होता है। और ठीक इसके विपरीत, अब मान लीजिए हमें आवश्यकता पड़ी और हमने कुछ निजी आहरण कर लिया, जिसे क्या नाम देते हैं हम? आहरण का। और बस ये आहरण जो होता है ड्राइंग्स, इस पर भी इंटरेस्ट चार्ज होता है, तो इसकी रेट ऑफ परसेंटेज भी आपको बतानी होती है हमारे सल्लेख में। तो आहरण पर ब्याज, पूंजी पर ब्याज। ठीक इसी प्रकार से ऋण भी होता है, कभी कभी फर्म भी पार्टनर को ऋण दे देती है, या इसके विपरीत साझेदार द्वारा आवश्यकता पड़ने पर भी फर्म ऋण ले सकती है। बच्चों ये कॉन्सेप्ट हमेशा दिमाग में रखिएगा, दिया गया ऋण और लिया गया ऋण। और जब भी हम ऋण की बात करेंगे तो उस पर इंटरेस्ट भी चार्ज होगा। तो देखो अब आपको 3 इंटरेस्ट तो यहीं क्लियर हो गए, पूंजी पर ब्याज, आपका आहरण पर ब्याज और ऋण पर ब्याज। तो इन बातों का उल्लेख हमारे लिखित समझौते में होता है। साझेदारों को वेतन कैसे दिया जाए, कमीशन कितना होगा,
उनका लाभ कैसे होगा, लाभ का निश्चित अनुपात किस तरह से दर्शाया जाएगा, इस तरह से जो बातें हैं वो सब हमारी लिखित समझौते यानी साझेदारी संलेख की मुख्य बातों के अंतर्गत आता है। तो बच्चों यहाँ अब आपको एक प्रश्न और तैयार करना है जो बहुत महत्वपूर्ण है। साझेदारी संलेख, यहाँ हम नोट कर रहे हैं साझेदारी संलेख की मुख्य बातें यानी मेन कंटेंट्स होते हैं। ये तो बच्चों तब है जब हम संलेख को लिखित समझौते के आधार पर मान रहे हैं। अब मान लीजिए कुछ ऐसी शर्त है कि हमने लिखित नहीं किया, अब हमें इसकी एब्सेंस में कुछ नियम मानने पड़ रहे हैं, तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि जब साझेदारी संलेख की अनुपस्थिति हो तो ऐसी स्थिति में हमें क्या अपनाना चाहिए, कौन से ऐसे नियम है जिन्हें हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो चूंकि आप दो चीज़ें पढ़ रहे हैं, एक तो आप सैद्धांतिक रूप से प्रश्नों को पढ़ रहे हैं और दूसरा आप क्रियात्मक यानी न्यूमेरिकल फॉर्म में पढ़ रहे हैं। तो जो न्यूमेरिकल का कॉन्सेप्ट है उसके दिमाग में रखिए कि जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो कुछ ऐसी बातें हैं संलेख की जो हमेशा आपको याद रखनी है, हर बच्चे को याद रखनी है। कौन कौन सी बातें हैं? सबसे पहले तो भाई जो लाभालाभ होगा ना वो हमेशा बराबर होगा। मान लीजिए यहाँ पर ए और बी पार्टनर है तो ऑब्वियसली 1:1 यानी हाफ हाफ होगा, हाफ दोनों को आधा आधा होगा। साधारण सी चीज है, ये एक हिस्सा है, ये ए को मिल गया, ये बी को मिल गया। अब यदि मान लीजिए यहाँ ए बी और सी पार्टनर हो तो 1:1 ये आपका रेशो होगा। यानी हम फ्रैक्शन में जब बात करेंगे तो लाभालाभ का जो बंटवारा है वो 1/3 होगा, 1/3 एंड 1/3। ये एक सबसे महत्वपूर्ण बात है। ये जब भी बच्चों न्यूमेरिकल आएगा ना तो आपको एक करने के बाद एक नोट जरूर डालना चाहिए कि चूंकि इस प्रश्न में साझेदारी संलेख का अभाव था, इसके आधार पर हमने उपयुक्त जो भी साझेदार हैं उनके मध्य लाभालाभ का वितरण हमने समान अनुपात में किया है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। ओके, अब हम आते हैं हमारी दूसरी चीज पर कि यहाँ पर देयर इज नो चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड ड्रॉइंग्स। ये दिमाग में रख लीजिए कि हमें किसी भी परिस्थिति में जब साझेदारी संलेख ना हो तो आपको इन पर इंटरेस्ट चार्ज नहीं करना है। लेकिन एक और अलग चीज आ जाती है कि हमेशा जब आप ऋण दे रहे हो तो हमेशा आप उसको कैलकुलेट करिए एट द रेट ऑफ 6% पर एनम से। तो ये तीन मुख्य जो बातें हैं ये हमेशा आपको याद रखनी है कि ऋण पर ब्याज आपका 6% से जाएगा, पूंजी आयरण पर ब्याज नहीं दिया जाएगा। बच्चों इसको नोट करिए, साझेदारी संलेख के अभाव में लागू होने वाले नियमों के अंतर्गत शर्तें जिन्हें आप न्यूमेरिकल के लिए इम्पोर्टेंट उसमें अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के लिए अप्लाई करोगे। और ये जो बताया था मैंने लाभालाभ का वितरण, यहाँ तक हमने संलेख तक देख लिया। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं कि संलेख तो पता चल गया लेकिन हम इसकी अकाउंटिंग कैसे करें। पार्टनर्स हैं, व्यक्तियों को शामिल किया गया है, संलेख हुआ, लिखित हो सकता है, उसकी शर्तें समझ ली, उसकी परिभाषा को जान लिया, उनकी विशेषताएं और अधिकारों को जान लिया। अब हम जानेंगे कि जब हम अकाउंटिंग पढ़ेंगे तो अकाउंटिंग के लिए कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। तो हम वापस आपको एक तरफ और ले जाते हैं, फिर से कहाँ ले जाते हैं, यहाँ अंतिम खातों की तरफ जो आपने 11th अकाउंटिंग में पढ़ा था। ये किसके बारे में बात कर रहे थे, सोल ट्रेडर। यहाँ तक तो नॉर्मली प्रत्येक व्यवसायी, प्रत्येक फर्म अपने अंतिम खातों को बनाने की प्रक्रिया अपनाता रहता है, लेकिन अब अंतर कहाँ आएगा, तो अंतर एक विशेष रूप से देखा जाता है और बहुत सामान्य सी बात है कि जब हम एक व्यक्ति की बात कर रहे थे, लाभ हो रहा था, वो स्वयं ही ले रहा था, लेकिन अब यहाँ तो हमारे 2 व्यक्ति आ गए, 3 आ गए, 4 आ गए। अब कैसे लाभालाभ बटेगा, कैसे इनकी अकाउंटिंग होगी। तो हमें यहाँ एक स्पेसिफिकली एक अकाउंट मेंटेन करना पड़ेगा बच्चों, जिसका नाम होता है प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूशन एडजस्टमेंट या एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब ये अकाउंट आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ से अब आपके न्यूमेरिकल शुरू हो जाते हैं।
प्रॉफिट एंड लॉस, इनको कंप्लीट फॉर्म में लिखने की आदत डालें आप सभी बच्चे। इसके हमने आपको इंग्लिश में और भी नाम बता दिए हैं। एप्रोप्रिएशन को डिस्ट्रीब्यूशन भी बोल सकते हैं, एडजस्टमेंट, नाम सबके एक जैसे हैं, जैसे नियोजन खाता, विभाजन खाता या फिर वितरण खाता, एक ही बात है। केवल हमारा उद्देश्य ये है कि जो हम लाभ हानि खाता बना चुके हैं उसके बाद हमें साझेदारी फॉर्म के अंतर्गत एक विशेष खाता खोलना अनिवार्य हो जाता है, जिसका नाम है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जिसका मुख्य और मूल उद्देश्य क्या है? समस्त साझेदारों के मध्य लाभालाभ को बांटना। जो हम शुरू से पढ़ रहे हैं कि एक निश्चित अनुपात हो, निर्दिष्ट अनुपात हो, दिया गया हो, वो उसी अनुपात में उसके लाभ को यहाँ बांटेंगे। और ये आप सब जानते हैं कि P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट की तरह मेंटेन होगा कि किस तरह से फर्म अपने खर्च कर रही है और उसको क्या आय है। तो इसका जो बेसिक फॉर्मेट है वो हम आपको बता देते हैं कि ऑलरेडी यदि आपके पास P&L अकाउंट बन चुका है और आपके पास प्रॉफिट है और एडजस्टमेंट्स कुछ रह गए हैं, आपके कुछ रह गए एडजस्टमेंट्स मतलब ऐसे आइटम्स, ऐसे कंटेंट जो करने थे बट वहाँ नहीं लिख पाए, उनको ठीक जगह बिठा दें। जस्ट टू एडजस्ट, उसको कहते हैं ठीक बिठाना। अब ये ठीक बिठाने वाली बात क्या आती है? सबसे पहले तो हम भाई वो बैलेंस ट्रांसफ़र करेंगे जो हमने यहाँ निकाल लिया था एज ए प्रॉफिट, या डिपेंड करेगा लॉस है तो उस प्रॉफिट या लॉस को सबसे पहले तो ट्रांसफ़र करो। और बच्चों नियम हमेशा आपको याद रखने हैं, आप 11th करें 12th करें, आपको पता होना चाहिए जिस अकाउंट को हम बना रहे हैं उस अकाउंट का नाम हम अंदर ना लिखें, उसे आप ब्रैकेट में शो कर सकते हैं। चूँकि वो प्रॉफिट का हिस्सा है इसलिए उसको हमने बैलेंस फॉर्म में नीचे लिख दिया है। और बैलेंस ब्रॉट डाउन अपोजिट, क्योंकि क्रेडिट शोज इनकम साइड, तो हमने यहाँ पर बैलेंस BD कर दिया है। यदि इन केस आपको P&L अकाउंट में लॉस होता है तो आप क्या कर देंगे? टू बैलेंस BD, और इसे क्या लिखेंगे? लॉस। इफ एनी, इनमें से कोई एक होगा बच्चों, या तो लाभ होगा या हानि होगी। तो देखिए हमने ब्रैकेट में भी शो कर दिया है यदि कोई हो तो, क्योंकि ये प्रश्न महत्वपूर्ण किस लिए है? आपको आएगा कि लाभ हानि नियोजन खाते का प्रारूप बनाइए, यह संबंधित जानकारी के आधार पर लाभ हानि नियोजन खाते को तैयार कीजिए। तो उस आधार पर आपको P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट तैयार करना होगा। तो हम सबसे पहले तो ये वाला काम कर चुके। अब देखते हैं कि कोई हमें पार्टनर को सैलरी देनी है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करना है, क्या कोई लोन लिया था तो उसका इंटरेस्ट पे करना है। थोड़ा सा प्रैक्टिकली सोचना पड़ेगा, आपको रटना नहीं, ये चीज़ों को समझना है। क्या ऐसे खर्चे जो हम वहाँ नहीं लिख पाए हैं उसे हमें अप्रोप्रिएट करना है? तो कितनी सामान्य सी बात है। सबसे पहले तो भाई हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ही देख सकते हैं, क्योंकि कैपिटल उन्होंने इंट्रोड्यूस की थी और उसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑलरेडी आपको मिलेगा। 5%, 3%, 10%, वॉटेवर जो भी दिया गया है उसको आप यहाँ पर चार्ज करेंगे एट द रेट ऑफ 6%। मान लिया मैंने, तो 6% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज हो गया। अब ये किस किस को देना है? दो पार्टनर है तो डेफिनेटली दोनों ने कैपिटल लगाई, दोनों को मिलेगा। 3 ने लगाई थी, तीनों को मिलेगा। 3 में से 2 ने लगाई तो आप 2 को चार्ज करिए। बट यू विल राइट इनर कॉलम। किस में लिखोगे आप? इनर कॉलम में उनकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज करेंगे। यानी सैलरी किसी C को दी है आपने, सैलरी टू C, कोई पार्टनर आपका C नाम का था, उसको सैलरी दी है, या कमीशन आया है तो कमीशन भी यहाँ आएगा। कोई इंटरेस्ट ऑन लोन आया है तो वो भी आप डेबिट में एंट्री करेंगे। बच्चों ये सब आपकी फॉर्म के खर्चे हैं, इसीलिए डेबिट साइड आ रहे हैं, ये आप सबको पता होना चाहिए। अब ये जो हम क्रेडिट तरफ देख रहे हैं, हमने अभी आपको लास्ट टाइम बताया था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एक दूसरे के विपरीत हैं। ये फॉर्म के लिए व्यय है लेकिन साझेदार के लिए आय है। अब इसके विपरीत इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की जब हम बात करेंगे
तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमारी फर्म के लिए इनकम होती है। ये कभी कभी बच्चों डायरेक्ट अमाउंट्स में भी दिया रहता है, तो आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। प्रश्न में आपको यदि अमाउंट दिया है 500 और 400 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है तो आप लिख सकते हैं। यदि आपको परसेंट रेट दिया और अमाउंट दिया है तो जस्ट यू विल चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ऑन दैट अमाउंट, उस पर आप चार्ज कर लेंगे, ए और बी का लिखेंगे और टोटल इन आउटर। इस तरह से अमाउंट्स आएंगे। जो टिक मार्क हैं ये अमाउंट्स को शो कर रहे हैं, बिकॉज हम इमेजिन कर रहे हैं कि ये फॉर्मेट है हमारा। इसके बाद हमारा अकाउंट को बैलेंसिंग करना इंपॉर्टेंट हो जाता है, यानी तुलना, कंपैरिजन, यानी क्रेडिट टोटल कितना है और डेबिट कितना है। तो जब डेबिट और क्रेडिट की तुलना करेंगे तो आपको ये रूल पता ही होगा सबको। इफ डेबिट टोटल इज ग्रेटर देन क्रेडिट देन we will bear the loss, and opposite, if debit total is less than credit total then we will get profit। ये रूल होता है। क्या बताया बच्चों हमने? यदि डेबिट टोटल, ये डेबिट साइड दिख रहा है आपको, इसका योग इसकी तुलना में ज़्यादा हो तो आपको लॉस हो रहा है। अब लॉस हो रहा है तो आप किस तरफ डालेंगे इसको? क्रेडिट साइड। और देखो किस ढंग से लिख रहे हैं हम, बाय नेट लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स करेंट ऑब्लिक कैपिटल अकाउंट। ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं हम आपको, करेंट या कैपिटल। इसको आगे हम डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे इस तरह से हमने क्यों मेंशन किया है, क्योंकि हम अभी फॉर्मेट पर डिस्कशन कर रहे हैं। अब यदि ठीक इसका अपोजिट हो रहा है, डेबिट इज लेस देन क्रेडिट, तो हमें प्रॉफिट हो रहा है, और हम प्रॉफिट को किस ढंग से लिखेंगे? टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर सेम करेंट ऑब्लिक कैपिटल अकाउंट। ये हर बच्चे को समझकर लिखना होगा। अब ये नॉर्मली तो हमने इसकी पोस्टिंग कर दी, एंट्री कर दी, बट जस्ट यू विल डिस्ट्रीब्यूट अमंग्स ऑल द पार्टनर्स। जितने भी साझेदार हैं उनके मध्य आपको लाभालाभ को बांटना है। और हम मान लेते हैं इस क्वेश्चन में कि हमें 3:2:1 का रेशो दिया था ए बी सी के बीच में, तो इन्हीं में आपको ये डिस्ट्रीब्यूट करके यहाँ शो करना होगा। तो यहाँ हम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के फॉर्मेट को क्लोज करते हैं। अब हम आगे मूव करेंगे इसकी मेथोडोलॉजी पर।